correspondence। आज हम 3 मेन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, बिजनेस लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। सेकंड, हमारे पास आ जाएगा मेमो, वो किस तरीके से लिखा जाता है, होता क्या है। और उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलर्स के ऊपर। नॉर्मली अगर आप देखो तो एप्लीकेशन वगैरह हम लिखते थे स्कूल में, ठीक है। एप्लीकेशन हमारे पास रिक्वेस्ट के लिए लिखी जाती है जब एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस पे आ जाते हो, प्रोफेशनल उसमें आ जाते हो, तो वहाँ पे हम लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। लेटर्स का अपना एक ख़ास फॉर्मेट है, हमें फॉलो करना पड़ता है। कहीं पे हमारे पास जो है ना सेमी ब्लॉक फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, कहीं पे हमारे पास जो है ना फुल ब्लॉक होता है, कहीं पे मॉडिफाइड फॉर्मेट इस्तेमाल होता है। जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो हमारे पास जो है ना याद करने का है कि आपके पास ये एक पेज है, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड से हमारे पास तमाम का तमाम राइटअप मौजूद होना चाहिए। ये सबसे पहला रूल है, ठीक है। लेटर्स के लिए जब भी आप एक फॉर्मल लेटर लिखोगे, इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप किसी मुल्क में चले जाते हो और आपको नहीं आइडिया कि आपने उसको लेटर को किस तरीके से लिखना है या उसका क्या तरीक़ाकार होगा, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट को इस्तेमाल करें और हमारे तमाम का तमाम राइटअप लेफ्ट साइड के ऊपर डिज़ाइन हो, ठीक है। चाहे हमारा वो पैराग्राफ स्टार्ट हो, चाहे वो जो है ना एंड हो, वो सब कुछ हम क्या करेंगे, इस चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे कि हम वो ज़िगज़ैग स्टाइल की तरफ जाएंगे। पहले हमारे पास क्या होता था, अगर आप एप्लीकेशन और उसके फॉर्मेट आपको याद हो तो टू यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पे लिखते थे, फिर उसके बाद सिंसियरली इधर लिखते थे, राइटअप इधर होता था। राइटअप को आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करते थे बल्कि यहाँ से स्टार्ट करते थे। वो चीज़ें हमारे पास डिफरेंट किस्म के मॉडिफाइड और उस फॉर्मेट्स में चलती हैं, वो हर जगह अप्लाई नहीं होती। इसलिए हमें क्या करना है, हमने सिर्फ एक फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, दैट विल बी अ लेफ्ट साइड, ठीक है, कि हम उसको लेफ्ट साइड के ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि बिजनेस के अगर मैसेजेस देखो तो वहाँ पे हमारे पास बड़ा फॉर्मल और वहाँ पे हमारे पास जो भी बात होती है वो इम्पर्सनल होती है, किसी की पर्सनल बात उसमें शामिल नहीं होती, क्योंकि वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम क्या कर रहे होते हैं, डीलिंग्स कर रहे होते हैं और हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास उसके लिए क्या चाहिए लेटर्स में देखने के लिए कि मैं लिख किसको रहा हूँ। पहले हम उस बंदे को देखेंगे, फिर उसके बाद हम कहेंगे कि उस लेटर का मकसद क्या होगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, अपना मैसेज कन्वे करना। तो मेरा मैसेज अगले बंदे को ठीक तरीके से कन्वे हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैसेज लिखेंगे ताकि मैं लेस बात में ज्यादा बात लिख सकूं। हम ज्यादातर कहानी नहीं लिखते। पहले दिन ही मैंने आपको कहा ना कि बिजनेस मैसेजेस में हमारे पास ये नहीं चलता कि मैं A to Z कहानी लिखूं, बल्कि मैं स्पेसिफिक बात लिखूंगा ताकि मेरा पर्पस अचीव हो। और फिर जब हमने उसको लेटर में कर दिया तो हम कहते हैं कि लेटर हमारे पास 1 पेज या इससे ज्यादा 2 पेजेस का हो सकता है। अगर वो इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम उसको रिपोर्ट, लेटर रिपोर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पे उसकी हेडिंग्स होती है और हम यहाँ जो है ना पैराग्राफ्स की नंबरिंग करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमारे पास इस चीज़ के लिए जो है ना हम बात करते हैं लेटर्स वगैरह की कि यार हमारे पास जो है ना वो बड़े शॉर्ट होंगे और टू द पॉइंट बात होगी, तो फिर वो लेटर डिज़ाइन कैसे होगा, ठीक है। तो लेटर डिज़ाइन करने के लिए हमने क्या करना होता है, नॉर्मली अगर आप देखो तो हमारे लेटर के डिफरेंट किस्म के पर्पसेस होते हैं। क्या पर्पस हो सकता है, या किसी को इन्फॉर्म करना होगा, या किसी को हमने परसुएट करना होगा, या ये चीज़ खरीद लो, ये चीज़ परचेज कर लो, या हमारी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, या हमारे जो है ना कोई इंस्टॉलेशन करके दे दो, या फिर हम उसको कोई बैड न्यूज़ देंगे कि यार आपने अप्लाई किया था वो लोन अप्रूव नहीं हो सका, या आपके जो सामान हमने ऑर्डर वो किया था वो अभी कंप्लीट नहीं हो सकता, या आपका ऑर्डर जो है ना वो कंफर्म नहीं हो सका, हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 तरह से हम उसको लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी के भी आप भी कहते हैं कि अगर आप देखो तो बिजनेस में हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है ना लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। किस तरीके से हम इसको देखते हैं, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि एक लेटर आ जाता है, आपको कहा जाता है कि आपके जो है ना गाड़ी के ऊपर 40% ऑफ है, फ्लैट 50% ऑफ है, या फ्लैट 70% ऑफ है। अब वो जो लेटर आपके पास आया उसको हम सिंपली कहते हैं सेल्स लेटर। उन्होंने आपको भेज दिया और आपको कहा कि 50% ऑफ है, ठीक है, अभी इस प्रोडक्ट को परचेज करें हमारे, और आप जो है ना क्या कर सकते हैं, एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एक हाफ प्राइस में परचेज कर सकते हैं। आपने उस चीज को देखा, आपको कुछ प्रोडक्ट उसमें से पसंद आए, आपने ऑर्डर करवाया। अब उसको कहते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया, ठीक है, उसका ये नंबर है और मैं इसके ऑर्डर प्लेस करता हूँ, इतनी क्वांटिटी में मुझे चीजें भेज दें, और आप उसमें एड्रेस सब कुछ मेंशन करते हैं। जब आपने ऑर्डर भिजवा दिया, उनको वो लेटर आपका मिल गया,
वो क्या करेंगे, वो आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर भिजवा देंगे। वो आपको कहेंगे कि आप लोगों का लेटर हमें रिसीव हो गया, आपका ऑर्डर हमने कंफर्म कर दिया और आपका ऑर्डर नंबर ये है, ठीक है। वो एक्नॉलेजमेंट लेटर कब आएगा, जब वो इस चीज को इंश्योर कर लेगा। जब उसने हमें क्या कर दिया, सामान भिजवा दिया और हमें सामान रिसीव हो गया, ठीक है। तो अब हमने देखा कि उसमें कुछ प्रोडक्ट के या ड्रेसेस के साइज का इशू। अब जब साइज का इशू आया या कलर वो नहीं था जो आपने मंगवाया हुआ था, आपने उसको दोबारा पैक करके क्या किया, कंप्लेंट लेटर लिखा। आपने कहा कि मैंने ये प्रोडक्ट इस कलर में मंगवाया था, आपने मुझे ये गलत कलर भिजवा दिया और उसका साइज भी वो नहीं है जो मैं रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, कंप्लेंट लेटर लिख दिया। जब वो प्रोडक्ट उसको मिल गया, ठीक है, और जो है ना वो लेटर हमारा मिल गया, उसके बाद हमने देखा, वेट करते रहे, एक हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमने क्या किया, इंक्वायरी लेटर भिजवाई। उसको हमने कहा कि यार मैंने आपको ये लेटर इस डेट के ऊपर भिजवाया था, मैंने आपसे कहा था कि हमारा ये प्रोडक्ट वो सेम क्वांटिटी का नहीं था या क्वालिटी का नहीं था या कलर का नहीं था, और मैंने उसको चेंज के लिए रिक्वेस्ट की। अभी तक मुझे आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। हमने उसको इंक्वायर कर दिया कि आइदर आप उसको चेंज करोगे, नहीं करोगे, अगर नहीं करना तो कोई मुझे रिस्पॉन्स दे दें, अगर करना है तो मुझे बता दें कितना टाइम लगेगा। अब उन्होंने क्या कर दिया कि प्रोडक्ट को चेंज कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपको दोबारा से वो प्रोडक्ट भिजवा दिया। उसके साथ में क्या भिजवाएंगे, एडजस्टमेंट क्या, अपॉलजीज, हमने आपको ये प्रोडक्ट भिजवाया था, वो गलत था, हमने उसको करेक्ट कर लिया, आपने जो है ना ऑर्डर ये वाला कराया था, बाय मिस्टेक आपको गलत प्रोडक्ट मिल गया, हमने उसको एडजस्ट कर दिया, आप लोग का प्रोडक्ट रिसीव हो गया। दैट वाज एडजस्टमेंट, ठीक है। सो कुछ सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम फॉलो अप लेटर भिजवा सकते हैं, ठीक है। इंक्वायरी लेटर या फॉलो अप हमारे पास हो सकता है। इंक्वायरी और फॉलो अप में अब फर्क क्या हुआ कि फॉलो अप जब आपकी उसके साथ पहले कम्युनिकेशन हो गई थी, तो वहां पे जब हमने उसको दोबारा पूछने के लिए किया तो बेटर ऑप्शन हमारे पास फॉलो अप था, इंक्वायरी नहीं था। क्यों इंक्वायरी नहीं था, क्योंकि मैं इंक्वायर कर रहा हूँ तो सवाल पूछ रहा हूँ किस चीज के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में दोबारा तो नहीं पूछ सकता, आपको तो ऑलरेडी उसके पता है। तो आपने उसके साथ करस्पॉन्डेंस की थी, उसको हम फॉलो अप करेंगे, ठीक है। जब हम इंक्वायरी का जिक्र करेंगे तो इंक्वायरी में, ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, फ्रेशली डिटेल्स लेंगे, ठीक है। लेट्स से जैसे आपके पास आया सेल्स लेटर, आपने उसको लेटर भिजवाया, जी मुझे बताएं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, मुझे जरा उसके बारे में डिटेल बता दें, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, अगर मैं होलसेलर हूं, ठीक है, तो मुझे होलसेल में वो चीजें चाहिए, मैं आगे रिटेलर्स को बेचना चाहता हूं, तो उसका क्या हिसाब किताब। अब अगर आप उसके बारे में सवाल जवाब पूछ रहे हो तो वो आपका इंक्वायरी है। फॉलो उससे चेंज क्यों हुआ, क्योंकि आपने ऑर्डर कर लिया था, वो चीज उसको भिजवा दी थी वापस, अब उसको पता कर रहे हो कि वो चीज मुझे कब तक मिलेगी, तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और लेटर इस्तेमाल होता है, दैट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि जब आप क्या करते हो कि लेट से मुल्क से बाहर जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक रिकमेंडेशन लेटर लिखवाओगे कि मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, काफी अच्छा स्टूडेंट था, ठीक है, जैसे आपको क्वालिफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, सेम आपको जो है ना रेफरेंस लेटर वो लिख कर देते हैं कि हाँ ये बंदा हमारे साथ यहाँ पे पढ़ चुका है, काफी अच्छे तरीके से काम करता रहा, परफॉर्मेंस अच्छी थी और रिजल्ट्स भी उसके काफी अच्छे आते थे, ठीक है, और हम रिकमेंड करते हैं कि वो आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें, ठीक है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और अगर आप देखो तो आप एक जॉब छोड़ रहे होते हो, दूसरे पोजीशन के लिए अप्लाई कर लेते हो, तो वहाँ पे वो आपको एम्प्लॉयर आपको कहते हैं कि वहाँ से मुझे ज़रा क्या करके दो, मुझे रेफरेंस लेटर ला कर दो कि आपका बिहेवियर वगैरह कैसा था। तो जब वो क्या करेगा, वहाँ से लेटर लिखेगा, आपको बताएगा कि यार ये जो है ना ये बंदा अच्छा था, हमारे साथ काम कर चुका है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और फिर आपके दूसरा पोर्शन कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेगा, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। अब पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास जो है ना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जब आता है, ठीक है, तो वहाँ पे सिनेरियो को हमने पढ़ना होता है कि मैं उसको लिख रहा हूँ या कोई और मेरे लिए वो चीज़ लिखेगा। जब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का नाम स्टूडेंट देख लेता है कि जी रिकमेंडेशन लेटर लिखना है, ये करना है, तो स्टूडेंट डायरेक्टली खुद से रिकमेंडेशन लेटर लिखना शुरू करता है, ठीक है, कि मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। वहाँ पे वो पूछ रहा होता है आपसे कि आप अपने टीचर के पास जाओ, उस टीचर से कहो कि आपके बारे में एक रिकमेंडेशन लेटर लिख ले। अब आप टीचर के पर्सपेक्टिव से रिकमेंडेशन लेटर लिख लें, अपने बिहाफ पे नहीं लिखना, ठीक है, तो वो सिनेरियो को पढ़ना बड़ा जरूरी है, ठीक है। जो रिसेंटली हमारे पास पेपर में आया था उसमें कहा कि लेट्स से इसने अप्लाई किया था यूएस वहाँ के लिए, यूके के लिए अप्लाई करना चाहता था,
ठीक है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी या जो है अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन फाइनेंशियल इसके पास इशू थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जा ना सका। तो उसने क्या कर लिया, सीए कर लिया और सीए के बाद अब पैसे कुछ कमा लिए। अब वहाँ से उसको ऑफर आई हुई है जॉब के लिए, अब वो जाना चाहता है, उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर आप अपने क्या करोगे, जो है ना अपने बॉस या अपने टीचर से लिखवा के लाओ। तो अब आप क्या करोगे, उस टीचर को रिक्वेस्ट करोगे, आप रिकमेंडेशन लेटर नहीं लिखोगे, आप उस टीचर को रिक्वेस्ट करोगे कि काइंडली मुझे जो है ना एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दे, और उसमें मेरे से रिक्वायरमेंट क्या की गई है, ठीक है, पूछा गया है कि मेरे जो है ना काम के बारे में बताएं, ठीक है, और मेरे एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में और मेरे कैरेक्टर के बारे में बताएं। तो वो 3 चीज़ों के बारे में आप उसको रिक्वेस्ट करोगे। आपका लेटर अब रिकमेंडेशन लेटर नहीं हुआ बल्कि रिक्वेस्ट लेटर में कन्वर्ट होगा। तो ये चीज़ पढ़ना पेपर के अंदर बड़ा ज़रूरी है कि रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना है तो लिखवाने के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे, अगर लिखना है तो फिर वो आप लिख रहे हो। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक और लेटर आता है, कवर लेटर। कवर नाम से शो हो रहा है कि कवर करने के लिए, ठीक है। सो कवर लेटर कब इस्तेमाल होता है, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को चीज़ें भिजवा रही होती है तो उसके साथ एक लेटर भिजवाता है कि ये चीज़ें आपने मंगवाई थी, हमने आपको ये चीज़ें भिजवा दी हैं। उसके लिए भी हो सकता है जब आप सीवी जमा कराते हो तो उसके लिए भी हम कवर लेटर डिज़ाइन करते हैं। वहाँ पे आपने सीवी लेटर से एक बंदे को हैंड ओवर करते हो, कहेगा इसका मैं क्या करूँ, ठीक है। तो अब आप उसको कैसे बताओ, तो आप उसके साथ क्या करते हो, कवर लेटर अटैच करते हो, उसको बताते हो कि ये वैकेंसी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनाउंस हुई थी, मैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल करोगे और डिटेल मेरी सारी सीवी के अंदर मौजूद है। आप उसके लिए क्या कर रहे हो, कवर लेटर को इस्तेमाल कर रहे हो। लेटर ऑफ रिजिग्नेशन नाम से शो होता है, एक जॉब छोड़ना चाहते हो तो आप उसको रिजिग्नेशन लेटर लिख दोगे कि मुझे यहाँ पे मजीद काम नहीं करना, वही काम अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, तो उसके लिए आप रिजाइन करोगे। सर्कुलर लेटर हमारे पास एक मैसेज ज्यादा ऑडियंस को हमने सर्कुलेट करना होता है। सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे आपको कॉलेज स्कूल में क्या होता था कि गर्मियों की छुट्टियों का अनाउंस होता था तो एक बंदा आता था, पीएन आता था, वो रजिस्टर लाता था टीचर के पास, टीचर उसको साइन करता था और उसके बाद आपको कहते थे जी कल से आपकी गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो रही है, ठीक है। दैट वाज अ सर्कुलर जो हर एक बंदे के पास एक ही रजिस्टर फिरता था और सब उसके ऊपर सिग्नेचर करते कि जी हमने रिसीव कर लिया और हमने इस मैसेज को कन्वे कर दिया। दैट वाज अ सर्कुलर। फॉर्मेट ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है, लेटर की तरह ही होता है, जस्ट इसमें हम हेडिंग देते हैं, ठीक है। आज फॉर्मेट के ऊपर उसकी बात करेंगे कि वहाँ पे हम हेडिंग देते हैं और बाकी हमारे पास ऑडियंस ऐसी होगी कि वहाँ पे हम डियर जो है ना स्टूडेंट्स लिखेंगे, ज़्यादातर ऑडियंस, डियर कोलीग्स, हम ज़्यादा लोगों को टारगेट करने के लिए वो मैसेज डिज़ाइन करेंगे। देन वी हैव अ मेमो मेमोरेंडम, एक शॉर्ट सा मैसेज होता है। नॉर्मली हमारे पास ये पुराने ज़माने में रिमाइंडर के तौर पे इस्तेमाल होता था, रिसेंटली आपके पास व्हाट्सएप ने इसको रिप्लेस कर दिया है। जैसे आपके पास क्लासेस का मैसेज आ जाता है, फीस का रिमाइंडर आ जाता है, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर शॉर्ट मैसेजेस जो मेमो के तौर पर। तो पहले हमारे पास जो है एक शॉर्ट सा मैसेज लिखा जाता था, हाफ पेजर सा, जिसके ऊपर आप टू द पॉइंट बात करते थे कि इस बंदे ने इस बंदे को लिखा हुआ ये काम इस तरीके से करना। लेट्स से अब इस क्लासरूम में वो क्या करना चाहते हैं, कलरिंग वगैरह करना चाहते हैं या एसी का इशू है और कल जो है ना वो बंदा आना चाहता है एसी को रिपेयर करने के लिए। अब उस टाइम पे हमारी क्लास है तो क्या इसके लिए वो मुझे लेटर लिखेंगे, ऑब्वियसली वो मुझे एक मेमो लिखेंगे, कहेंगे कि कल आप काइंडली क्लास अपनी दूसरी जगह पे स्केड्यूल कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम से इस टाइम इस क्लास में मेंटेनेंस का काम होगा एसी का। तो बस इस बात की ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे रिक्वेस्टों की ज़रूरत तो नहीं है, तो वो मुझे कहेंगे काइंडली अपनी क्लास कहीं और स्केड्यूल करें। तो एक शॉर्ट सा मैसेज हमारे पास मेमो हो जाता है। ये 3 चीज़ें हमारे पास, ये 2 चीज़ें हमारे पास एजेंडा और मिनट्स मीटिंग से रिलेटेड है कि जब आपकी मीटिंग होती है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एजेंडा डिज़ाइन करते हैं कि मीटिंग में बातें क्या होंगी, आज किस चीज़ के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है। और जब आपके डिस्कशन पॉइंट सारे डिसाइड हो जाते हैं तो फिर मीटिंग में जब उसके दौरान बात हो रही होती है, उस चीज़ों के ऊपर बात हो जाती है, सबको अपना असाइन टास्क मिल जाता है, तो फिर वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है सेक्रेटरी, वो सारी बातें नोट कर रहा होता है, तो वो चीज़ कहलाती है मिनट्स, जो मीटिंग खत्म होने के बाद एक फाइनलाइज डॉक्यूमेंट के शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर हर एक बंदे को दे दिया जाता है। लास्ट में हमारे पास रिपोर्ट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, मेडिकल रिपोर्ट आपकी होती है, ठीक है, चेकअप वगैरह टेस्ट वगैरह जाते हैं, फिर उसके ऊपर जो है डॉक्टर अपने रिकमेंडेशंस वगैरह देता है, ठीक है। इस तरीके से कोई रिसर्च हो रही होती है तो उसकी पूरी रिपोर्ट होती है। फिजिबिलिटी होती है, हमने वहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना लॉन्च करना है तो क्या हम लॉन्च कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बिल्डिंग बनानी है तो जो है ना हम सॉइल के ऊपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं कि यार सॉइल जो है ना ठीक है, नॉर्मल है, नहीं है नॉर्मल, बिल्डिंग बन सकती है तो कितने फ्लोर की बन सकती है, कितनी नहीं बन सकती, तो वो क्या करें, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा करा रहे हैं, या फिर आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी इसमें आ जाती है, ठीक है। सो
फॉर्मेट की तरफ आते हैं, लेटर स्कीम। सो लेटर का फॉर्मेट आपके बुक में एक दिया हुआ है, ठीक है, जहां पे हमने कुछ चेंजेस करनी होगी। अब ये हमारे पास एक लेटर हेड के ऊपर लिखा गया, ठीक है। लेटर हेड आपके पास क्या होता है, आप लोगों ने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर देखा होगा, जब आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेते हो तो उसके ऊपर आपके पास स्कूल का नाम लिखा होता था, फिर नीचे लिखा होता था टू होम इट मे कंसर्न। ये जो स्कूल कॉलेज का नाम लिखा होता था, उसके अगर आप देखो तो स्कूल का नाम आपका सेंटर होता था कि नहीं होता, उसका जो है एड्रेस लिखा होता तो सेंटर का एड्रेस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर भी उसका मौजूद होता था। तो अब पेपर के अंदर तो हमारे पास लेटर हेड तो नहीं है ना मौजूद कि जिसके ऊपर हम डिजाइन करें, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पेपर के अंदर इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको बजाय इसके कि हम सेंटर में लिखेंगे, हम लेफ्ट साइड पे इसको लिखेंगे सेंटर एड्रेस के तौर पर। ये हमारे पास पहली चीज लेटर के अंदर आ जाएगी, सेंटर एड्रेस। क्लियर हो गया। दूसरी चीज हमारे पास आ जाएगी डेट, ठीक है। अब डेट हमारे पास इस फॉर्मेट में चलेगी, ठीक है। पहले फॉर्मेट देता हूं, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डबल स्पेस, यहां पे हमारे पास आ जाएगा सिंगल स्पेस, जो हमारे पास आ जाएगा रेफरेंस नंबर, जिसको आप लिखोगे mm/tk। अब डेट तो सिंपल सी बात है, लेटर के ऊपर डेट लिखना बड़ा जरूरी है, किस तारीख को है किस तारीख को नहीं है, हम उस चीज को मेंशन जरूर करेंगे। लेकिन मेन चीज हमारे पास क्या है, वो है हमारा रेफरेंस नंबर। हमें उसका हवाला देना है, जैसे आपके पास NIC होता है एक बंदे का, ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब लेटर हेड हमारे पास कंपनी का मेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो पहचान है उसकी और जो भी कॉन्ट्रैक्ट या डीलिंग होती है, वो हमारे पास लेटर हेड के ऊपर बिजनेस करता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको हम एक रेफरेंस नंबर असाइन करते हैं जो दूसरे पेजेस से अलग होता है। रेफरेंस देखो तो हवाले के लिए, कल को अगर एक बंदा लेट से यहाँ पे काम नहीं कर रहा था और वो आ जाता है कहीं पे जो है ना लेटर हेड के ऊपर अपने लिए डिजाइन कर लेते और लिख लेते हैं स्कैन जो मैंने 10 साल काम किया हुआ है, ठीक है। अब वो जो है ना क्या होगा, जब सरकार के लिए अप्लाई किया तो वो लोग यहाँ पे कंफर्मेशन भी लेंगे कि जी ये बंदा आपके साथ क्या एम्प्लॉय रह चुका है 10 साल। हम उसको चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि क्या हमने कोई इस किस्म का पेज इशू किया था इस नंबर का कि नहीं। अगर वो टैली हो जाता है, हम कहते हैं हाँ हमने ये रेफरेंस इशू किया हुआ है क्योंकि हमारे पास रेफरेंस नंबर है, लेटर हेड हमने इशू किया। अगर उस पेज का नंबर हमारे पास नहीं है, बाकी तमाम लेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हम उसको कहेंगे दिस इज फेक। कैसे पता चला, रेफरेंस नंबर से हमें पता चला, क्योंकि वो एक यूनिक नंबर होगा, हर एक लेटर का अपना नंबर होगा। क्योंकि अब पेजेस तो सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट था तो आप खुद भी बना सकते थे, लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हो और आपको कोई इशू ही नहीं किया गया तो उसकी कॉपी तो आपके पास नहीं है। तो वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो इस लेटर हेड का एक प्रिंट निकाल लेती है, एक ब्लैंक सा पेज के ऊपर, साफ पेज के ऊपर प्रिंट निकाल लेती है, जिसके ऊपर उनका रेफरेंस नंबर मैटर करता है और डेट मैटर करती है। फिर वो उनके अपने रिकॉर्ड में वो लोग रख लेते हैं, जब भी वो बंदा उसके साथ कोई भी चेक करने के लिए आता है, कंफर्मेशन के लिए आता है, वो इसका कंपैरिजन कर लेता है कि हाँ हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं। तो पेपर में हमारे पास वहां पे अगर रेफरेंस नंबर दिया हुआ तो हम देंगे, अदरवाइज एक स्टैंडर्ड चीज आपने लिखी है mm/tk। स्पेसिस से मुराद क्या है, जब आप वहां पे टाइप करोगे तो सेंटर एड्रेस लिखने के बाद डबल एंटर प्रेस करोगे, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर डबल एंटर प्रेस करोगे, MS वर्ड के अंदर या वहां पे पेपर में आपके पास स्पेस आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, डेट लिखना है, डेट के बाद एक दफा एंटर प्रेस करोगे, दरमियान में एक स्पेस नजर आना चाहिए, फिर दूसरा प्रेस करोगे, फिर वहां पे आप रेफरेंस नंबर लिखोगे, फिर हमारे पास आ जाएगा डबल स्पेस, ठीक है। हम यहाँ पे अगेन डबल स्पेस देंगे और हमारे पास इसके बाद आ जाएगा रिसीवर का एड्रेस। एड्रेस हम क्या करेंगे, अगर आप वहां पे डियर के साथ उस बंदे का नाम लिखते हो सैल्यूटेशन के साथ, तो फिर तो यहाँ पे आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप वहां पे लिखते हो डियर सर मैडम लिखते हो, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे उसका नाम, फिर उसकी डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद आपके पास उसका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। पोस्टल कोड हमारे यहाँ जो है ना पाकिस्तान में इतना नहीं लिखा जाता, फॉरेन कंट्रीज में पोस्टल कोड लिखा जाता है, तो पेपर में अगर आप ना भी लिखो तो मैटर नहीं करता, बट ये जो एड्रेस है ये आपको पेपर के अंदर दिया होता है, आप उसका ख्याल जरूर रखें। फिर उसके बाद हमारे पास अगेन डबल स्पेस देंगे हम,
डबल स्पेस के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेसिकली हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि ये लेटर किस चीज के बारे में, ठीक है। अब अगर आप एक बंदे को लेटर भिजवा देते हो और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसका टाइम तो वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट पहले से दे देते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट अप्रूवल, रिक्वेस्ट फॉर नोटिस, ठीक है, अर्जेंट नोटिस ऑफ दिस इशू। तो उस बंदे को पता चल जाएगा कि दिस इज अर्जेंट। अगर अर्जेंट नहीं है तो फिर हम उसको जो है ना सिंपल लेटर वो देख लेगा, कहेगा अच्छा ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ इन्वेंटरी कंट्रोल्स रिव्यू। अब अगर वो कहेगा कि अच्छा इसको बाद में देखो, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आराम से उसको चेक कर लेगा। इसके लिए रूल हमारे पास क्या है, अगर आप पेपर के अंदर क्या करते हो, सब्जेक्ट की हेडिंग साथ में देते हो, ठीक है, सब्जेक्ट की हेडिंग आप देते हो, तो फिर आपको इसको डबल या हम इसको बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको सब्जेक्ट लिख चुके हो, तो आप उसको लिख सकते हो। 4 to 5 वर्ड्स का आपका जो है ना होना चाहिए, पूरा सेंटेंस आप उसको नहीं बनाओगे, ना ही पूरा पैराग्राफ जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखोगे, बल्कि आप सिर्फ उसको ओवरव्यू दोगे कि किस चीज के बारे में ये है। उसके बाद कहता है कि अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखते तो फिर आप वो जो वहां पे सब्जेक्ट लिख रहे हो, जो बात लिख रहे हो, उसको बोल्ड कर दोगे। आपके पास वहां पे ऑप्शन मौजूद होता है, आप उसको बोल्ड कर दोगे तो वो भी काफी है। सब्जेक्ट का नाम लिखना फिर जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ ये चीज लिखें, ठीक है, तो ये चीज लिखना ऑप्शनल है। अगर आप वहां पे पेपर में इसको बोल्ड कर देते हो, जो हमने करना होता है पेपर में ज्यादा बेहतर नजर आता है, तो फिर तो आपको ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बोल्ड का ऑप्शन आपको पेपर में नहीं मिल रहा, ठीक है, तो फिर उसके साथ ये चीज लिखना जरूरी है। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास अगेन डबल स्पेस फिर हम देंगे, और फिर हमारे पास आ जाता है सैल्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पे कोई इसके साथ वो चीजें नहीं होगी, डियर सर, मैडम वगैरह हम लिखते हैं। यहाँ पे जब आप सब्जेक्ट करोगे तो कॉलम्स होंगे, सेमी कॉलन वगैरह पुट नहीं करोगे, इसकी गलती नहीं करोगे, ठीक है। सो सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैडम, डियर मिस्टर दाऊद, इस किस्म के नाम आप उसके साथ लिख सकते हो। फिर हमने कहा कि जहाँ पे हमारे पास बॉडी ऑफ द टेक्स्ट की बात आ जाती है, तो मैंने आपको क्या कहा, देखिए सारे एक ही लाइन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कोई भी स्पेस हमने इंडेंट उसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। जब हम लेटर लिखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, 3 पैराग्राफ होंगे। एक हमारे पास होगा इंट्रोडक्टरी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल स्पेस आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास उस लेटर की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये 3 पैराग्राफ इसमें मस्ट होंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग पैराग्राफ। ये 3 पैराग्राफ उसमें हमारे पास मस्ट होंगे, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। सो ये 3 हम क्या करेंगे वहां पे पैराग्राफ डिजाइन। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमारा मेन कंसर्न क्या होगा, हम उस मसले को इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगर हम क्या करें, ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो पहले हम उसको कहेंगे कि जी हम आपके साथ पहले डीलिंग करते आए, ठीक है, और हमें जो है ना क्या चाहिए, कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स हमें बड़े पसंद है और हमारे पास सीजन पीक पे आने वाला है, तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स और चाहिए या रॉ मटेरियल हमें चाहिए कि हम अपने जो है ना प्रोडक्ट्स को तैयार कर सकें। अब हमने इंट्रोड्यूस करा दिया क्या हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। अब उसकी डिटेल आप एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ के अंदर, दूसरे पैराग्राफ के अंदर उसमें आप उसको कहोगे कि हमें जो प्रोडक्ट्स चाहिए उसमें से पहला ए प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी, बी प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी, सी प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी, डी प्रोडक्ट इतना क्वांटिटी में हमें चाहिए। बुलेट पॉइंट्स में अगर आप लिखोगे तो भी एक्सेप्टेबल है, ज्यादा बेहतर होगा। अगर 4-5 चीजें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो बुलेट पॉइंट्स में आपके पास वहाँ पे बुलेट का निशान मौजूद होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास बुलेट पॉइंट्स बन जाएंगे, आप उसके अंदर लिख दोगे। जब आपने एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में तमाम ऑर्डर की चीजें लिख ली, उसके बाद आप उसको क्लोजिंग पैराग्राफ में क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि काइंडली हमें ये प्रोडक्ट इस डेट तक पहुंचा दें, ताकि हम अपने जो है ना ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकें। अगर आपके कोई जो है ना कंफ्यूजन है या कोई भी ऑर्डर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या बात है, तो आप हमसे एनी टाइम इस पे रब्ता कर सकते हैं, तो वहां पे हम उसको ईमेल दे दें। ये 3 पैराग्राफ हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे देखें, इन्वेंट्री कंट्रोल का रिव्यू इन्होंने दिया हुआ है, कहते हैं कि फर्दर टू आवर मीटिंग ऑन 25 मार्च प्लीज फाइंड अटैच appendices detailing the issues arising from the inventory control review. The agreed action points are also attached for full resolution of matter together with a document outlining the tax impact of the associated provisions and rights.
अब इन्होंने पहले मीटिंग की थी, ठीक है, तो अभी उसको फॉलो अप करना, ठीक है। तो उसको कहता है कि मैंने आपको जो है ना क्या कर दिया, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए, ठीक है, जो आप उसको देख सकते हो। और इसके अलावा कहता है कि हमारे जो पॉइंट्स एग्री हुए थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब एक्सप्लेनेटरी में क्या कहता है, एज वी डिस्कस यू हैव एग्रीड टू द कॉन्टैक्ट मी, यू मस्ट have received a demand from the government tax authority to carry out an inspection prior to the completion of work। कि आप क्या करो, एक्सप्रेशन में हमने इसको क्या कहा कि आपने हमारे साथ डील कंफर्म की थी, तो इसलिए आप इसको क्या कर लो कि टैक्स अथॉरिटी की डिमांड से पहले इस मसले को खत्म कर लो। फिर क्लोजिंग में क्या कहा, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉल इफ एनी ऑफ दिस पॉइंट रिक्वायर क्लैरिफिकेशन, कि अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, हम उसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हमें क्या करनी है, टाइमली उसको सबमिट करानी है। इस तरीके से 3 पैराग्राफ जब हो जाएंगे, फिर आपके पास एक और स्पेस आप दोगे, इसके बाद आ जाएगा सिंगल स्पेस, फिर हमारे पास आ जाएगा योर सिंसियरली। ठीक हो गया, जैसे इन्होंने किया योर सिंसियरली, फिर सिग्नेचर की जगह। अब पेपर के अंदर आपने क्या करना है, वहां पे तो आप साइन कर नहीं सकते, नॉर्मली हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 स्पेसेस छोड़ते हैं जहां पे बंदा साइन करता है। अब पेपर में तो आप डिजिटल साइन तो करने से रहे, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए पेपर के अंदर फर्स्ट सिंगल स्पेस देके, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे आप क्या करोगे, इनिशियल लिखोगे, नाम का पहला वर्ड लिख लोगे। जैसे शफीक अकरम है तो हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ शफीक लिख देंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट से हमने यहां पे क्या किया, योर सिंसियरली था, हमने स्पेस दे दिया एक, यहां पे हमने क्या कर दिया, शफीक लिख दिया, इसकी डायरेक्ट फिर एंटर करके अगली लाइन पे हम क्या करेंगे, शफीक अकरम लिख देंगे। पेपर के अंदर आपने इसको इस तरीके से लिखना, ताकि ये जो हमारे पास एक स्पेस है ये वो डबल स्पेस को शो करेगा, और उसके दरमियान हमने क्या किया हुआ है, साइन किया हुआ है, उसके पहले नाम का वर्ड लिख दिया, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसका पूरा नाम लिख दिया, शफीक अकरम, और फिर हम अपने लेटर को क्लोज कर दिया। अगर हमारे लेटर के अंदर हमने कोई डॉक्यूमेंट साथ में अटैच किए हुए हैं, ठीक है, लेट से जैसे हमने कहा कि इस बंदे ने कहा कि मैंने अप्रेंटिस में आपको क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए, या आपने उसके साथ कोई रिपोर्ट अटैच कर दिया या कोई और चीज अटैच की है, अब उस बंदे को क्या पता चलेगा कि इसके साथ कोई चीज अटैच है कि नहीं। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज पे जितनी आपके पास स्पेस होगी उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, 3 स्पेसेस देके आप यहाँ पे लिख लोगे इंक्लोजर। इंक्लोजर की हेडिंग दे दोगे। जब आप इंक्लोजर की हेडिंग दे दोगे तो वहां पे डॉक्यूमेंट का नाम लिख लोगे, लेट से नंबर 1 है डीएमसी है, सेकंड हमारे पास जो है ना हम कह देते हैं कि एमडी कैट मार्क्स, एमडी कैट कार्ड है, तो जो चीजें उसके साथ आपने अटैच की होगी उसको हम नंबर देके वहां पे लिख लेंगे। जब आप इसके साथ इंक्लोजर कर लेते हो, वहां पे नंबर लिख लेते हो, तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे उसके ऊपर भी उसी सीक्वेंस में 1 2 3 लिखोगे और उनको स्टेपल भी उसी सीक्वेंस में करोगे, ताकि उस बंदे को कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहां पे है। तो इंक्लोजर का पर्पस हमारा क्या हो जाता है, सबसे बड़ा फायदा इसका ये हो जाता है कि दरमियान में अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो उसको पता चल सकेगा कि हाँ कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, और वो आप पहले खुद चेक करेगा वहां पे एनवेलप में कोई डॉक्यूमेंट ना हो। लेट्स से जैसे एनआईसी की कॉपी है, तो आपने जब उसको लिख दिया एनआईसी कॉपी, उसको नजर नहीं आई डॉक्यूमेंट्स का, छोटी सी है लेटर जो है ना उसके अंदर एनवेलप के अंदर ही रह गई होगी, तो वो एनवेलप को चेक करेगा उसको मिल जाएगी। लेकिन जब आपने उसको मेंशन नहीं किया हुआ तो वो तो एनवेलप फेंक देगा, कहेगा बस ठीक है डॉक्यूमेंट निकालिए, ये चीजें थी। तो वहां पे फिर वो क्या करेगा, अगर उसको उसमें से एनवेलप में नहीं मिलेगी आपको कॉल करेगा, आपको कहेगा कि सर ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आपने हमें एनआईसी नहीं भिजवाई। तो अगर मिसिंग है तो आप उसको भेज दोगे। ऑन करें जरा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एक बेसिक फॉर्मेट है लेटर का, जिसमें हमने क्या करना है कि सेंडर एड्रेस के बाद 2 स्पेसेस दोगे, पेपर जब हम इसको पेज के ऊपर करेंगे तो 2 लाइनें छोड़ दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी लाइन पे आप लिखोगे डेट, फिर एक लाइन छोड़ दोगे, फिर उसके बाद लिखोगे रेफरेंस नंबर, फिर 2 लाइनें छोड़ दोगे, फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, फिर उसके बाद आप 2 लाइनें छोड़ दोगे, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप क्या करोगे 2 लाइनें छोड़ के सैल्यूटेशन, फिर उसके बाद 1 लाइन छोड़ दोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे ये 3 पैराग्राफ। इन 3 पैराग्राफ के दरमियान ये जो पहला पैराग्राफ खत्म होगा 1 स्पेस,
फिर दूसरा पैराग्राफ खत्म हो गया, एक स्पेस और फिर एक स्पेस। फिर जब हमारे पास ये खत्म हो जाएगा, फिर एक स्पेस देके यूर सिंसियरली, ठीक है, लाइन छोड़ दोगे। फिर जब हमने यहाँ पे बात की तो आप क्या करोगे, सिंगल स्पेस वाले का एक लाइन छोड़ दोगे, अगली लाइन पे आप उसका पहला नाम लिख दोगे और फिर उसके बाद डायरेक्टली उसके बाद उसका कंप्लीट नेम आप लिख दोगे। यहाँ पे देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, इंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, एक्शन पॉइंट्स, जो वहां पे उन्होंने पॉइंट्स उसको डिस्कशन के लिए दिए थे वो सारे के सारे उसको मेंशन कर दिए। अब इसके ये जो हमने फॉर्मेट पढ़ा, इसके बारे में यहाँ पे चैप्टर में कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कि डेट वगैरह आप कैसे लिखोगे, जो आपको बिल्कुल जहन में होनी चाहिए हर वक्त। पहली बात आपको कहा हुआ है कि हेडर होगा, तो हेडर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंडर एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पेपर में हमारे पास लेटर हेड मौजूद नहीं है। दूसरा में क्या कहा, डेट। डेट के साथ ये जो है ना हम जो लिखते आए हैं कि 2 सितंबर, 3 मार्च और इसके सभी चीजें लिखते हैं, ये फॉर्मल हमारे पास उसमें नहीं मौजूद, हम उसको नहीं लिखेंगे उस तरीके से। हमने क्या करना है, हमने ये फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। आप उसमें सिनेरियो में लेटर के देखोगे, अगर विद इन पाकिस्तान आप कर रहे हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, डेट, मंथ, डे, मंथ और ईयर का फॉर्मेट चलेगा। जैसे हमने वहां पे क्या लिखा, डे, मंथ और ईयर, उस तरीके से आप लिखोगे। अगर वहां पे आपको सिनेरियो दिया हुआ है कि आप यूएस में दोस्त को बुला रहे हो यूएस से, ठीक है, या आप यूएस में हो और आप यूएस से दोस्त को खत लिख रहे हो बुलाने के लिए कि यूएस आ जाओ, तो फिर यूएस का फॉर्मेट चलेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हो और आप क्या कर रहे हो कि यूएस से बंदे को बुला रहे हो, तो आप पाकिस्तान में लिख रहे हो, तो आप अपना फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे, अगर वो जो है ना आउट ऑफ कंट्री या उन इलाकों में है, तो फिर आप क्या करोगे, मंथ पहले, फिर डे और फिर आपके पास ईयर आएगा। सो एग्जैक्ट फॉर्मेट इसका क्या हुआ, 12 सितंबर 2023 और कनाडा और उसके लिए क्या हुआ, मई 3, 2020। तो हमारे उसमें कॉमा कहीं पे भी नहीं होगा और क्लियर कट हम इसको डेट को इस तरीके से लिखेंगे। ये किसके लिए रूल है। फिर हमने रेफरेंस नंबर का जिक्र किया, तो इन्होंने हमें बताया कि इस किस्म का होता है, तो हमने तो वहां पे MMTP लिखना है, दैट इज क्लियर। फिर रिसीवर का नाम कहता है कि हमारे पास क्या होगा कि अगर हम रिसीवर को जानते हैं तो हम उसको पर्सनलाइज बनाएंगे, डियर अहमद, डियर अली, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे उसको। कहते हैं कि अगर हम उसको नहीं जानते तो फिर हम उसको डेजिग्नेशन लिखेंगे, मैनेजर, ठीक हो गया, डियर HR मैनेजर, डियर सुपरवाइजर, इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। फिर कहते हैं कि हमारे पास जो एड्रेस होगा वो 3 से 4 लाइनों के अंदर आएगा, ठीक है। लेट से आपके पास है हाउस नंबर आपने यहाँ पे लिख लिया, स्ट्रीट आ गया, ठीक है, सेक्टर आ गया। अब ये 3 चीजें आ गई, फिर आपने इधर लिख लिया हैदराबाद लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, पेशावर आ गया। फिर उसके बाद आपके पास KBK आता है, ठीक है। तो आप इसको 4 तक लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिनेरियो में कुछ लेटर्स होंगे जो बहुत लेंथी होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे, एड्रेस आपको देंगे तो लेंथी होगा, 4 लाइनों में आप उसको फिट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको कहते हैं कि अगर वो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, तो कहता है कि इफ रेलेवेंट एंटर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इमीडिएटली बिफोर द नेम, कि अगर हम उस बंदे को प्राइवेटली भेज रहे हैं कि कोई और इस लेटर को नहीं पढ़ेगा और ये बात सिर्फ उस तक रहे, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रिसीवर का एड्रेस है कहता है कि एंटर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इमीडिएटली बिफोर नेम। यहाँ पे जब उसका नाम लिख रहे हैं उससे पहले हम क्या कर देंगे, फुल ब्लॉक लेटर में हम उसको लिख देंगे प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। अगर वो होगी कॉन्फिडेंशियल बात तो फिर हम यहाँ पे इस तरीके से कैपिटल में लिख लेंगे प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर वो प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल बात नहीं है तो फिर हम उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास नाम का देखो तो डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स हैं। कहते हैं कि पहले में हमारे पास स्क्वायर वगैरह इस्तेमाल होते थे, अब इस चीज को हमने खत्म कर दिया, ठीक है। बुक में हमने देखा वहां पे जो लेटर दिया हुआ था क्या था, DB दाऊद, ठीक है। हम उसके नाम के इनिशियल लिखते थे, सरनेम लिखते थे। फिर उसके बाद हमारे पास देखो तो डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं कि कौन क्या इनिशियल लिखता है, क्या लिखता है। हमारे यहाँ जो नॉर्मली क्या लिखा जाता है, सिंपल मिस्टर अहमद, मिस्टर अली अहमद, ठीक है। इस तरीके से हम उसको नेम को लिखते हैं। फिर हमारे पास है वोमेन के लिए, तो कहता है कि वो भी सेम हमारे पास है, मिसेस एमली, ठीक है। US के लिए फिर हम मिसेस मैरी एसली, ठीक है। फिर हमारे पास हो जाएगा अदर कंट्रीज में उनका अपना फॉर्मेट, हर जगह कंट्री का अपना फॉर्मेट होता है, हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। कहता है कि अगर फीमेल है और हमें पता है तो फिर हम मिसेस लिख देंगे। अगर फीमेल है और हमें नहीं पता कि वो मैरिड है या नहीं है, आप कंफ्यूज हो कि यार मे बी ये मैरिड हो, ठीक है, तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे, MS डॉट इस्तेमाल कर लोगे, तो वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपको कंफर्म है कि वो जो है मैरिड नहीं है तो फिर आप मिस का वर्ड इस्तेमाल करोगे।
ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जिस बंदे का डेजिग्नेशन होगा वो उसके साथ लिखोगे, जो है ना उसका अपना जो टाइटल होगा, जैसे डॉक्टर है एक बंदा जिसने सीए किया हुआ है तो सीए के साथ नाम उसका लिखोगे, एसीपी है तो उसके साथ एसीपीए लिखना मस्ट है। कंपनी का नाम लिखोगे तो फिर लिमिटेड हो सकता है, कंप्लीट लिमिटेड भी लिख सकते हो, शॉर्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर कहता है कि अगर कोई बंदा जैसे हमारे यहाँ कारी होता है, ठीक है, मौलाना होता है, तो अब उसका नाम के साथ मौलाना और कारी लिखना जरूरी है, तो आप उसके साथ ऐड करोगे। सब्जेक्ट की हेडिंग देखो तो मैंने आपको रूल बता दिया, बोल्ड में लिखोगे और अंडरलाइन नहीं करोगे। सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहां पे अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन बिल्कुल भी नहीं करना उसको, सिर्फ बोल्ड करोगे उस टेक्स्ट को। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन देखो तो हमारे पास आ जाती है डियर सर, सर्स भी आ सकता है, मैडम भी आ सकती है, मिस डैम भी आ सकता है, ठीक है। कहते हैं कि व्हेन द नेम ऑफ द रेसिपिएंट इज नोन, डियर प्लस मिस्टर मिस वगैरह, जब आपको नाम मालूम हो तो आप उसके साथ क्या कर सकते हो, डियर मिस्टर यूनुस, मिस अकरम हो सकता है। कहते हैं कि लेटर वेयर यू आर वेरी फेमिलियर विद द रेसिपिएंट, जब आप उसको जानते हो, बार बार आप उससे डीलिंग करते हो, एक फ्रीक्वेंट कस्टमर आपका, तो फिर वहां पे मिस्टर वगैरह लगाओगे तो वो फॉर्मल नजर आता है, तो हम उसको इनफॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, मिस्टर वगैरह हटा के उसका नाम लिख देंगे। फिर बॉडी ऑफ द टेक्स्ट में जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रामर बड़ा मैटर करता है, क्लियर कट अल्फाज में लिखोगे। पैराग्राफ के दरमियान इंडेंट स्पेसेस को कहते हैं, वो नहीं दोगे, जो हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा होगा उसको स्पेसिफिकली, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि 2 पेजेस लॉन्ग होना चाहिए, इससे ज्यादा हमने क्या कहा, शॉर्ट रिपोर्ट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर हमारे पास नंबर्स है या बुलेट पॉइंट्स है तो हम उसका नंबर्स लिखेंगे या बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, हमें ज्यादा सूटेबल है। फिर क्लोजिंग जब आप करोगे तो क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको जुबानी याद होनी चाहिए पेपर के अंदर, कि अगर आपने क्या किया हुआ है कि डियर मिसेस कॉलिंस लिखा हुआ है तो फिर योर सिंसियरली का वर्ड इस्तेमाल होगा, क्यों, क्योंकि इफ यू यूज देयर नेम देन से योर सिंसियरली, अगर आप उसका नाम इस्तेमाल करें तो हमेशा सिंसियरली आएगा। फिर कहते हैं कि डियर नवाज योर सिंसियरली, इफ यू यूज देयर नेम, अगेन वही बात कि हमने उसके साथ फेमिलियरिटी थी, हमने क्या किया, मिस्टर नहीं लिखा, लेकिन हम उसको जानते थे तो हमने क्या कर लिया, सिंसियरली बना दिया। फिर कहते हैं डियर सर, अगर हम डियर सर लिख रहे हैं तो योर फेथफुली आएगा, सिंसियरली नहीं आएगा, ठीक है, फॉर्मल चलेंगे। और अगर आप उसको जानते हो, बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, तो फिर आप उसको क्या करोगे, डियर फैसल, और फिर उसका काइंड रिगार्ड्स को ऐड करोगे। ये इसके क्लोजिंग में आपके पास चलेगा। सिग्नेचर का रूल मैंने आपको बता दिया कि नाम के बाद क्या होगा, टाइप द नेम अंडरनीथ द सिग्नेचर। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, पहले नाम लिखते हैं फिर सिग्नेचर करते हैं, ये नहीं है तरीका, पहले सिग्नेचर फिर नाम। फिर कहता है कि फुल नाम की जगह पे हम क्या करेंगे, उसकी इनिशियल, जैसे शफीक अकरम था, हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसकी जगह पे जो है ना उसका शफीक लिख दिया, फिर उसके बाद नीचे उसका कंप्लीट नाम आएगा। फिर कहता है कि आपके पास एक बात हमेशा याद रखोगे कि जो अकाउंटेंट वगैरह होते हैं वो कभी भी साइन नहीं कर सकता। आपके बॉस ने ऑडिट के लिए भिजवा दिया तो आपका बॉस ही उसको साइन करेगा, ठीक है, आप उसकी जगह साइन नहीं कर सकते क्योंकि ही हैज द अथॉरिटी टू मेक अ सिग्नेचर। इंक्लोजर का मैंने बता दिया कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ अटैच किए हुए हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से इंक्लोजर्स, कॉलम्स पुट करोगे, सेमी कॉलन नहीं पुट करोगे, फिर 1 सीवी पुट की हुई है और फिर लेटर ऑफ रेफरेंस उसके साथ दिया हुआ है, उन दो को उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास लेटर की कुछ बातें हैं जो हमने देखी हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मेट में चल रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखो, जहां पे हमारे पास सर्कुलर लेटर आ जाता है, सर्कुलर लेटर में देखो फॉर्मेट हमारे पास वही चल रहा है, जो चीजें हमारे पास आती हैं फेमिलियर, क्योंकि आप दोनों ही जैसे हैं तो इसलिए मैं दोनों को एक साथ ही कर रहा हूं। अब देखो कहते हैं कि सर्कुलर में हमारे पास 3 बातें होंगी। ओपनिंग होगा तो कहते हैं कि ग्रास अटेंशन बाय स्टेटिंग द पर्पस, जैसे मैं लेटर में कहा कि हम उसको स्टार्ट करेंगे तो हम उसको जनरल पर्पस बताएंगे कि ये लेटर किस लिए था, सर्कुलर किस चीज के बारे में। फिर हम क्या करेंगे, मेन आइडिया लिखेंगे कि सर्कुलर के बाद करना क्या है, हमने किस चीज के इंस्ट्रक्शंस दी गई है, गाइडलाइंस दी गई है, हमने उसको वहां पे लिखना है। और हर पैराग्राफ के अंदर एक एक बात होगी, 2 बातें नहीं होंगी। तो वहां पे हमने कहा कि एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ हमने 3 बता दिए, 1 बता दिया। तो अब ये डिपेंड करता है जरूरत के ऊपर। अब ये नहीं कि आपके पास पेपर में 10 बातें होंगी, रियल लाइफ में आप 10 बातें लिख रहे हो और आपको कि सर नहीं कि पैराग्राफ का एक्सप्लेनेटरी होगा, नहीं, डिफरेंट बातें एक जगह एक ऑर्डर बुक कर रहे हो तो एक पैराग्राफ एक्सप्लेनेटरी, एक कैंसिल कर रहे हो वो दूसरा एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ हो जाएगा, तीसरा कोई और है तो तीसरा पैराग्राफ हो जाएगा। तो हर एक आइडिया के लिए अलग अलग पैराग्राफ मस्ट है। और फिर पॉजिटिवली इसको क्लोज करते हैं। सर्कुलर में जो बात आपने पेपर में याद रखनी होती है, आपने सबसे पहले क्या करना होगा, वहां पे हेडिंग देनी होगी सर्कुलर लेटर की। अगर आप उसको हेडिंग नहीं देते तो फिर देखो दोनों के फर्क में कहां पे आपको फर्क पता चला, सेंडर एड्रेस भी है, डेट भी है, रेफरेंस नंबर भी है,
ठीक है, रिसीवर एड्रेस भी है, सब्जेक्ट भी है, तो सब कुछ तो एक जैसे हो गया, तो फर्क कहाँ पे पता चलेगा? सर्कुलर लेटर से पहली चीज पता चलेगी, उस रिसीवर को, देखने वाले को पता चलेगा कि दिस इज सर्कुलर लेटर। फिर दूसरी चीज देखो, इनका स्टाइल देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने कर लिया, लेकिन रिसीवर में देखो ऑल एम्प्लॉइज, तमाम एम्प्लॉइज को हमने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो सर्कुलर सबके लिए होता है कि नहीं होता? ज्यादा लोगों के लिए हो गया। फिर देखो डियर कोलीग्स, तो तमाम कोलीग्स के लिए डिस्कशन है कि नहीं? तो अब देखो इसका फॉर्मेट, हमने पहले क्या कहा, अनाउंस करो बात को, तो कहते हैं कि इट इज ग्रेट प्लेजर टू बी एबल टू अनाउंस द एनुअल प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज टू मैनेजर ग्रेड विद इमीडिएट इफेक्ट। इंट्रोड्यूस करा दिया कि नहीं कर दिया? अब एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में क्या हुआ, these promotion reflect the sustained high standards of work achieved in what has been a challenging year for the company। कि कंपनी का एक चैलेंजिंग ईयर था, उनमें जो उन्होंने टारगेट अचीव किए उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी, और कहते हैं कि the employees who are promoted to manager, उनके नाम लिख दिए, बुलेट पॉइंट्स में लिखा कि नहीं लिखा? और फिर थर्ड पैराग्राफ में, please join me in congratulating these employees and wishing them all the success, all a successful career with EPCL। हमने क्लोजिंग को कर्टियस तरीके से किया कि कांग्रेचुलेट करें, इस तरीके से उनको आइडिया भी हो गया कि मैनेजर की पोजीशन पे कौन चला गया। दूसरा, हमने उनको कहा कि उनको अप्रिशिएट भी करा। फिर वो देखें काइंड रिगार्ड्स हमारे पास इस्तेमाल हुआ, ठीक है, क्योंकि कोलीग से हम बात कर रहे थे, फेमिलियर है, तो हमने डियर कोलीग्स के साथ क्या किया, काइंड रिगार्ड्स, वही तरीका का स्पेस, ठीक है, फिर यहाँ पे बेसिक नाम आ जाएगा, इनिशियल आ जाएगा, और फिर उसके बाद उसका डेजिग्नेशन या नाम आप लिख लोगे। ये हमारे पास दोनों चीजों का ख्याल रखना होगा। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो, ठीक है। फिर हमने कहा कि लेटर्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं, वन इज परसुएसिव, हमने किसी को परसुएट करने काम के लिए आमादा करना है, ठीक है। ये तो फॉर्मेट्स की बातें होगी। अब हमारे पास तीन किस्म के सिनेरियोज आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होगा डायरेक्ट, दो हमारे पास हो जाएंगे इनडायरेक्ट के अंदर। अब जैसे हमारे पास डायरेक्ट में देखो तो एक रिक्वेस्ट है, मैंने ऑर्डर प्लेस करनी है, डायरेक्टली उसको बताना है जी मुझे इतना सामान चाहिए, इस जगह पे पहुंचा दो। लेकिन अगर मैं क्या कह रहा हूँ, बैड न्यूज मैसेज दे रहा हूँ, तो क्या मैं किसी को डायरेक्टली कह सकता हूँ जी आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ? वो डायरेक्टली गुस्सा होगा, इतना महीने मेरे ज़ाया किए, इतना टाइम मुझे वेस्ट किया, आप कैसे उसको रिजेक्ट कर दिया? तो मेरा स्टाइल चेंज होगा कि नहीं? अगर मैं एक बंदे को कहता हूँ ये प्रोडक्ट परचेज करो, तो क्या वैसे करूँगा दावा लगा? नहीं कर सकता, बल्कि मैं उसको परसुएट करूँगा। तो हमारे पास लेटर में जब आप देखते हो तो हमारे पास एक परसुएसिव लेटर होता है, जिसमें हमने क्या करना होता है, फॉर्मूला जो हमें फॉलो करना होता है, दैट इज एडा, AIDA। हम पहली चीज क्या करेंगे, अटेंशन उसकी ग्रैब करेंगे कि ये प्रोडक्ट किस चीज के बारे में है, लेटर किस चीज के बारे में है। फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे कि उसका जो है थोड़ी सी तवज्जो बने कि हाँ मुझे इस चीज को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। फिर उसकी डिजायर हो कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, एंड देन मैं क्या करूंगा, उसको एक्शन की तरफ लेकर आऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर उसके बाद अगर आप उसको इमोशनली कनेक्ट करते हो तो उसका ज्यादा इंपैक्ट नजर आएगा, ठीक है। जैसे दुकानदार वगैरह आपको कहते हैं ये आप पे बड़ा सूट करेगा, ये आपके साथ बड़ा अच्छा लगेगा, आप एक दफा ट्राई तो कर लो, ठीक है। क्या हुआ, इमोशनल अटैचमेंट्स। वो हो सकता है रीइंफोर्स करा सकते हो उसको, यार नहीं आपके लिए बड़ा जरूरी है, ये प्लीज आप इसको मान लो, ये बहुत ही अच्छा, आपको इससे बड़ा फायदा मिलेगा, इस किस्म का हो सकता है। फिर क्रेडिबिलिटी बना सकते हो कि यार ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई थी, ये डील कहाँ से आई थी, ये किस चीज के बारे में, आप उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हो। या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, बेनिफिट्स बता सकते हो कि अगर इस प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो क्या फायदा आपको मिलेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, परसुएसिव, कि 18 सितंबर है, वाइस प्रेसिडेंट को लिखा हुआ है कि एक्सटेंडिंग एयर ऑपरेशन टू साउथ रीजन, कि वो अपनी ऑपरेशन साउथ रीजन में भी एक्सपेंड करवाना चाहते हैं और उसके लिए उसको अप्रूवल चाहिए। तो अप्रूवल ऐसे तो नहीं होगा कि सर काइंडली बस हमें अप्रूव कर दो और ये काम हो जाए। हमने क्या करना है, उसको एडा फार्मूला के ऊपर लाना है। पहली चीज है टेंशन क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कहते हैं रिस्पेक्टेड सर, the XYZ Air has been flying domestic and international jets throughout the North region for more than 25 years. The year of successful flying and customer service experience has enabled us to reach to a market share of more than 10% within this region and overall 0.2% in the world. हमने टेंशन क्रिएट की कि हमारी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना हमारे पास शेयर है और दुनिया में हम किस नंबर पे कितना जो है ना मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। अब इंटरेस्ट की तरफ, recently our company carried out an extensive survey market analysis to extend our reach to south region as well. Based on the evaluation, flight operation team has proposed the extended operation and flight schedule for south region for its profitability. इंटरेस्ट क्रिएट किया कि हमने रिसर्च की, हमने इस चीज़ों को देखा और हमने एक रिपोर्ट तैयार की कि जिसमें हमने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तरीक़ेकार के ऊपर पूरा एक स्केड्यूल बनाया हुआ है। अब उसका जो है डिज़ायर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं,
Following details be helpful. 60% increase in expected profit. 80% expansion in customer base. Use the underutilized air jets during off-peak hours. तो हमने उसको फायदा बताया कि नहीं बताया कि हमारे जहाज भी इस्तेमाल हो जाएंगे जो फजूल ठहरे होते हैं इन टाइमिंग्स में, हमारे जो है ना प्रॉफिट बढ़ जाएगा और हमारे कस्टमर इंक्रीज हो जाएंगे। तो कौन नहीं चाहता? फिर हमने क्या किया? एक्शन की तरफ। अब करना क्या है बॉस ने? एक्शन के लिए हमने उसको क्या कहा कि a complete feasibility report is enclosed for your in-depth analysis and we propose to have extension to be placed from new year 2000। ठीक है कि अब हमने आपको डिटेल रिपोर्ट भी उसके ऊपर दे दिया कि पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, हमने वो भी अटैच कर दिया और हमें कब तक चाहिए? नए साल से पहले चाहिए ताकि हम इसको नए साल के ऊपर अनाउंस कर सकें। फिर सिंसियरली जनरल मैनेजर और इंक्लोजर में हमने क्या लिखेंगे कि जी हमने एक पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अटैच की है। तो हमने क्या किया? एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले के ऊपर अपने पूरे राइटअप को डिजाइन करना होता है। हमने उसको इंस्पायर करना है, उसको परसुएट करना है कि वो इस एक्शन को फुलफिल कर सके। ठीक है, सो दैट वाज एनफ फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह फिर लेटर ऑफ इंक्वायरी और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे।